बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 300 अंक तक लुढ़का, निफ्टी में 85 अंक की गिरावट। मिड कैप शेयर भी ½ % नीचे। मेटल्स, आईटी और इंफ्रा शेयरों ने बनाया दबाव। वीआरएल लॉजिस्टिक की 45% प्रीमियम पर हुई शानदार लिस्टिंग। शेयर 205 इश्यू प्राइस के मुकाबले 298 पर लिस्ट हुआ। मैट की देनदारी वाले एफआईआई की 6 साल के खातों की जांच कर सकता है इनकम टैक्स विभाग। जीटीए को छोड़ बाकी देशों के एफआईआई पर टैक्स का खतरा। आज आएंगे आईडीएफसी, एससीसी, गोदरेज प्रॉपर्टीज की तिमाही नतीजे। आईडीएफसी का मुनाफा 61% बढ़ने का अनुमान, लेकिन एनआईआई में दिख सकता है हल्का दबाव। बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच और सोसाइटी जनरल के बाद बार्कलेज ने भी क्रूड पर अनुमान बढ़ाया। बैंक के मुताबिक यमन और सीरिया में तनाव से क्रूड को मिलेगा सपोर्ट। ब्रेंट का औसत भाव $9 तक बढ़ाया। और झारखंड कोल ब्लॉक आवंटन मामले में नवीन जिंदल को तगड़ा झटका। सीबीआई ने दाखिल की नई चार्जशीट में नवीन जिंदल समेत 14 और आरोपियों का नाम शामिल। जिंदल स्टील का शेयर 4% से ज्यादा गिरा। और बाजार पर एक नजर, हफ्ते का ये आखिरी कारोबारी दिन है। इनफैक्ट आज एक्सपायरी का भी दिन है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। सेंसेक्स में भी गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स 233 अंक के दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी कमजोर, 68 अंकों की कमजोरी निफ्टी में देखने को मिल रही है। मिड कैप भी इसी मूड को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। मिड कैप में भी दबाव नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि बढ़त बनाने में कामयाब साबित हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मूड बहुत ही दबाव का, बिकवाली का गिर रहे हैं। यानी ये फिलहाल डिक्लाइंस की तरफ है। जो शेयर्स गिर रहे हैं उनमें भार प्रेशर जरूर नजर आ रहा है। और इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो केवल 5। एक्सिस बैंक अभी भी बढ़त बनाए रखने में कामयाब है। करीब 5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। बीपीसीएल, ल्यूपिन, येस बैंक भी हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। लेकिन ओवरऑल सन फार्मा, हिंडाल्को, एनटीपीसी, आईडीएफसी, जिसके आज Q4 अर्निंग्स पर नजर रहने वाली है, सभी दबाव में नजर आ रहे हैं। तो आपको बता देते हैं, शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ है 2 मार्केट एक्सपर्ट। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं CRNindia.com की नीरा जैन और इनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा। आप दोनों का ही स्वागत है। आप शुरुआत करती हूँ नीरा जैन से। नीरा जी, 8170 के स्तर पर निफ्टी है। एक्सपायरी का भी आज दिन है। किन स्तर पर आपकी नजर है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगी? देखिए प्रियंका, मार्केट ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन ही है, बट यहाँ पर 8200 से एक सपोर्ट जोन स्टार्ट हो चुका है मार्केट का, जो कि मुझे नहीं लगता है कि मार्केट को तोड़ेगी। वहाँ से काउंटर रैली जरूर लेनी चाहिए मार्केट को। यहाँ पर मुझे काउंटर रैली लगती है अराउंड 8400 तक की काउंटर रैली आ सकती है, क्योंकि मार्केट तो ओवरसोल्ड हो चुका है। दूसरे के बाहर बैठिए और वेट करिए एक्सपायरी क्लियर होने की। ट्यूजडे को फ्रेश पोजिशन नहीं है। 8500 की सपोर्ट जोन भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर अगर किसी ने अगर शॉर्ट कर रखा है तो यहाँ पर क्विट करके क्या ये 8400, 8500 को बीट करता है तभी बाय करेंगे। यहाँ पर सारी पोजीशन क्विट करके बाहर बैठेंगे। ऑलराइट विजय, गुड मॉर्निंग सर। आपको बाजार में क्या दिख रहा है? कहाँ चिंताएं नजर आ रही हैं, कहाँ मौके नजर आ रहे हैं? देखिए प्रियंका, अभी तक जो बाजार ने 8200 का स्तर नहीं तोड़ा था, मैं काफी कंफर्टेबल था और हमने लगातार 2 सेशन ऐसे देखे जहां पर 8200 नहीं टूटा। आज सुबह बाजार खुलते ही जैसे हमने प्रेशर देखा मार्केट पे और 8200 के नीचे अब फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर कन्विंसिंगली 8240 8240 के ऊपर बाजार बंद नहीं होता तो मैं यही कहूंगा कि बाजार में भी चिंताएं काफी हैं। चिंताएं हैं प्राइमरली जो टेपिड रिजल्ट्स हैं उसको लेके, मानसून को लेके, मैट को लेके, और कहीं ना कहीं ये सब चीजें मिला जुला असर दिखा रही हैं और काफी प्रेशर है हमने देखा स्टॉक्स पे। और अगर हम इस रैली को इस डाउनवर्ड रैली को देखें तो स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो 25 से 30% तक करेक्ट हो गए हैं, जो कि फ्रंट लाइन स्टॉक्स भी थे। तो मेरा कहना यह है कि अभी 8240 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता तो मैं कंफर्टेबली बाय पोजीशन सजेस्ट नहीं करूंगा प्रियंका।
हाँ नहीं, चलिए अब अपने दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे। सतीश मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से अपने सवाल के साथ। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए किस शेयर पर आप राय चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की? मॉर्निंग मैम। सबसे पहला तो मेरा जो सवाल है, मेरे पास डॉक्टर रेड्डी 400 शेयर्स है। हेलो हेलो जी, हेलो। डॉक्टर रेड्डीज के 400 शेयर किस भाव पर लिया था आपने सतीश जी? 875 रुपये में लिया था। ओके। और दूसरा शेयर है मेरे पास LNT है जो 1000 शेयर है। हम्म। और वो मैंने लिया था 245 रुपीज में लिया हुआ है। वाह, दोनों में ये- ही आपको सतीश इतना बढ़िया मुनाफा हो रहा है। ये मैंने खरीदा था 2000 की साल में, लेकिन मुझे जानना है कि अब क्या करूं मैं। डॉक्टर रेड्डीज तो इतना गिर रहा है। हाँ, गिर रहा है, लेकिन आपका जो खरीद का स्तर रहा था वो फिर भी ऊपर रहा था, मतलब आपको फायदा हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस पैसे की आपको जरूरत है, प्रॉफिट बुक करने का आपको मन कर रहा है, या आप बने रहना चाहते हैं? और नहीं, बने रहना चाहता हूँ। लेकिन और एक मैडम मेरा सवाल है, बस मुझे अगर कोई शेयर, मतलब मेरा पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई शेयर रुला रहा है तो मुझे खाली रिलायंस इंडस्ट्रीज रुला रहा है सर मैम। चलिए, आपके आपके पहले तो आपको बधाई। अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना इनको किस तरह से LNT बहुत शानदार मुनाफे में है और रिलायंस इंडस्ट्रीज में पेन का सामना कर रहे हैं। मुनाफे पर बैठे हुए हैं और अपने अपने पोर्टफोलियो को बोल रहे कैसे क्या करें। रिलायंस इंडस्ट्री थोड़ा सा इन्हें पेन दे रहा है। तो विजय, आपकी क्या सलाह होगी सतीश के लिए? क्या करें? शानदार मुनाफा बुक करें? मेरे हिसाब से ऐसे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो शोकेस करने वाले होते हैं, जो कि मार्केट में इन्होंने इतने साल तक विश्वास रखा। प्रॉब्लम अभी हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि लोग ओवरनाइट रईस बनना चाहते हैं, मार्केट से रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर होल्डिंग दी स्टॉक्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। नंबर 2, डॉक्टर रेड्डीज में हमने पूरे फार्मा पैक में देखा। अगर आप सन फार्मा को देखें, डॉक्टर रेड्डीज को देखें, ग्लेनमार्क, लुपिन, जो भी फ्रंटलाइन फार्मा था, उसमें काफी करेक्शन हुई। रीजन करेक्शन का ये होता है, जब एक रनअप हो जाता है एक डिसेंट, तो वहां पे करेक्शन लाजमी भी हो जाता है। वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होनी भी आवश्यक है, ताकि दोबारा से मार्केट में एंट्री बने। मगर मेरे हिसाब से दोनों ही स्टॉक्स में, चाहे LNT हो चाहे डॉक्टर रेड्डीज हो, कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। बहुत स्ट्रांग कंपनीज हैं और मुझे लगता है कि जब अब मार्केट में रैली बनती है और जैसे ही मार्केट सेटल होता है इन लेवल्स के आसपास, तो नो डाउट दी स्टॉक्स विल स्टैंड टू गेन। जहां तक रिलायंस की बात है, जो इन्होंने एक बात बोली कि जब स्टॉक रुला रहा है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेजर कंसोलिडेशन होती है स्टॉक्स में एंड इट कैन कैरी ऑन फॉर ईयर्स टुगेदर, और शायद रिलायंस में भी ऐसा ही है। मुझे लगता है जिस तरह से अभी रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं रिलायंस ने, तो मैं कंफर्टेबल हूं। उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी जो बढ़ी है उससे काफी कंफर्टेबल हूं, और उनके जो GRMs में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है वहां पे भी मेरे को काफी कंफर्ट में वहां से ड्रॉ करता हूं। चिंताजनक एक बात जरूर है कि उनका जो ओवरऑल सेल्स है वो डिक्लाइन हुआ है, बट कहीं ना कहीं जब प्रॉफिट बढ़ रहा होता है बैलेंस शीट पे, तो एक कंफर्ट ड्रॉ कर सकते हैं आप उस बैलेंस शीट से। तो रिलायंस में निश्चित रूप से आप बने रहे। मुझे लगता है 1100 साढ़े 1100 का स्तर ये जरूर देगा, और आप तो बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आई थिंक रिलायंस शुड कम आउट ऑफ द ब्लूज वेरी वेरी सून। चलिए, तो आपको अभी चिंता की जरूरत नहीं है सतीश जी। बहुत अच्छा, आपका शानदार पोर्टफोलियो आप होल्ड करते हैं। बने रहिए, संयम रखें जिस तरह से आपने अभी तक संयम रखा है। और अब बात करते हैं आज एक जो शानदार लिस्टिंग हुई है उसकी, और वो है VRL लॉजिस्टिक्स की। 45% के प्रीमियम पर ये शानदार लिस्टिंग हुई है। शेयर 205 इशू प्राइस के मुकाबले 298 पर लिस्ट हुआ है। विजय, इस शानदार लिस्टिंग पर क्या कहेंगे और क्या राय देंगे VRL लॉजिस्टिक्स में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द मैनेजमेंट ऑफ VRL लॉजिस्टिक्स। फैंटास्टिक लिस्टिंग, और ये दूसरे ऐसे लिस्टिंग है पिछले कुछ हफ्तों में जो हमने देखे। आइनॉक्स विंड का भी एक बहुत अच्छा ब्लॉकबस्टर IPO रहा और उसकी लिस्टिंग बहुत स्ट्रांग रही, और अभी भी कहीं ना कहीं स्टॉक सस्टेन कर रहा है। बहुत सारी लिस्टिंग हमने पिछले सालों में देखी, जब स्टॉक लिस्ट होता है और वहां से 50% गिर जाता है, 60% गिर जाता है। तो आई होप दैट दिस स्टॉक इज एबल टू होल्ड द वैल्यूएशन। ओवरऑल लॉजिस्टिक्स स्पेस पे मैं एक बात कमेंट करना चाहूंगा प्रियंका। जिस तरह से ई-कॉमर्स बढ़ रहा है और लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ई-कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स दे गो हैंड इन ग्लव।
तो बिना लॉजिस्टिक्स के ई कॉमर्स कंपनीज अपना माल डिलीवर नहीं कर सकती, तो उसको चलते हुए इनको आवश्यकता है लॉजिस्टिक्स कंपनीज की। ओवरऑल यदि मैं व्यू देखूं तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हूं जो भी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं उनके ऊपर। तो वीआरएल आई होप कि यहाँ पे सस्टेन करता है, और वैसे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही पता लगेगा कि किस तरह से कंपनी रिजल्ट्स पोस्ट करती है और किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट करती है। बट अगेन मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छी लिस्टिंग है प्रियंका। बिल्कुल शानदार लिस्टिंग वीआरएल लॉजिस्टिक की 298 रुपए पर ये लिस्ट हुआ है। और जैसा कि विजय बता रहे थे, बहुत ही सही समय है लॉजिस्टिक से जुड़ी कंपनियों का, और इसी सही समय का फायदा मिल रहा है वीआरएल लॉजिस्टिक को। सौदा आपका भी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। मेरे साथ नीरा जैन और विजय चोपड़ा बने हुए हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। राहुल जी हैं अपने सवाल के साथ पुणे से। राहुल जी गुड मॉर्निंग, बताइए किस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। शेयर स्पाइस जेट है जो मैंने 28 रुपए के आसपास खरीदा था। व्हाट डू वी डू अबाउट दैट? ओके, और आपके पास है 1600 शेयर 9.40 रुपए के नुकसान पर बैठे हुए हैं राहुल जी। नीरा, स्पाइस जेट के चार्ट आपको कैसे दिखते हैं? और हमने स्पाइस जेट में देखा बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं, नया मैनेजमेंट आ गया है, इन सबके बाद आप इसके चार्ट स्ट्रक्चर को कैसे व्यू कर रही हैं और राहुल जी को क्या कहना चाहेंगी? देखिए प्रियंका, इस वक्त तो फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव बना हुआ है। इसमें काफी रेजिस्टेंस को टच करता है और बार बार नीचे लुढ़कता है। तो यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन है, बट अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देख रही हूँ वहाँ पर मुझे लगता है कि 15 रुपए का एक सपोर्ट जोन बनता है, जो कि अगर करेक्शन भी देता है तो 15 रुपए तक जाकर वहाँ पर से वापस ऊपर तक जा सकता है। बट एक रेजिस्टेंस बनता है फिलहाल 20 रुपए का। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो 25 रुपए फिर से जाने की हिम्मत रखता है। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि होल्ड करिए, 15 रुपए का स्टॉप लॉस को बहुत ध्यान से देखिए, और 20 रुपए का लेवल अगर क्रॉस होता है तो 25 रुपए के टारगेट हमें मिल सकते हैं। और अब साबिर अहमद जुड़ गए हैं मुंबई से ही। साबिर जी नमस्ते सर, बताइए किस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं आप? हेलो साबिर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपने शेयर के बारे में पूछिए। हाँ आ रही मैडम, आ रही। नमस्कार मैडम, ये मेरी नमस्ते, बताइए। रिलायंस कैपिटल का है और एक अपना मनाली पेट्रो का है मैडम। अच्छा, 2 शेयर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। रिलायंस कैपिटल जो है, इनके पास 200 शेयर ये होल्ड करते हैं। इन्होंने जैसा हमें पहले अपने मेल में बताया था 450 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है, और 43 रुपीज 75 पैसे का नुकसान इन्हें पर शेयर हो रहा है। विजय, रिलायंस कैपिटल आपको कैसी दिखती है ये कंपनी? साबिर जी के लिए क्या सलाह होगी, नुकसान पर बैठे हुए हैं? देखिए, ओवरऑल अनिल अंबानी पैक पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। रीज़न उसका रहा है कि प्राइमरली डेट बहुत है कंपनी पे। अभी इंश्योरेंस बिल जब क्लियर हुआ तो उसके चलते स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अभी भी हैं कि कोई ना कोई फॉरेन प्लेयर आएगा और अपना स्टेक उसमें लेगा और बढ़ाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो स्टॉक कम्प्लीटली री रेट हो सकता है और दोबारा से 600 650 का स्तर टच कर सकता है। मगर अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे अपने आई हैव नोन डाउट्स कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी बनने वाली है, क्योंकि फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं वीक हैं। डेट के चलते हुए काफ़ी चिंताएं बनी हुई है। उन्होंने कंपनी काफ़ी कोशिश कर रही है कि अपने इंश्योरेंस बिजनेस को पूरी तरीके से ये रिवैम्प करें, और काफ़ी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, बट अभी भी बैलेंस शीट वाइज मैं कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं हूँ प्रियंका। तो इसके चलते मैं यही कहूँगा, एग्जिट ऑन रैलीज। अगर आपको अपना भाव मिलता है तो आप बाहर निकलें। यदि इसमें कोई कंपनी आ जाती है अपना स्टेक बाहर निकले तो कहाँ निवेश करने की सलाह देंगे विजय? देखिए, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में अभी अवेलेबल हैं। किसी भी कंजम्पशन स्टोरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा कंजम्पशन स्टोरीज को सपोर्ट करता हूँ। मैरिको मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टॉक्स लाइक डाबर, कैस्ट्रॉल, ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि कहीं नहीं जाने वाली अगले आने वाले कई सालों तक, क्योंकि कंजम्पशन स्टोरीज हैं। तो इन किसी भी कंजम्पशन स्टोरी में आप इन्वेस्ट करें। डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं, साल का आपको 7-8% डिविडेंड आता है जो कि आपको टैक्स फ्री होता है, प्लस स्टॉक का एक नेचुरल एप्रिसिएशन होता है जिसके चलते आपको बेनिफिट पहुंचता है। तो मैं यही कहूँगा, एक अच्छा स्टॉक पिक करिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन स्टोरी पकड़िए, और यू विल नॉट फेल ऑन दैट।
और एक और स्टॉक जो ये जानना चाह रहे थे वो था मनाली पेट्रोकेमिकल का, जो ये होल्ड करते हैं। विजय, इस पर क्या राय बनेगी? क्या आपको लगता है इसमें दम है लंबे समय में तक अगर ये होल्ड करते हैं तो? देखिए, इस समय जो इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा डाउनसाइड है। अगर ये 12-13 के नीचे चला जाता है तो बहुत मुश्किल है रिवाइव करना। अगर ये यहाँ पर सस्टेन करता है, करीब 15 साढ़े 15 के स्तर पे अभी है ये, तो रिस्क मुझे कहीं नहीं लगता। तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ी रैली मिले, 20-22 का भाव आए तो आप बाहर आ सकते हैं। मगर फिर मैं कहूँगा निवेशकों को कि ऐसे स्टॉक्स में, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, जहाँ डेट कंसर्न्स कम हो और जहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो नो डाउट मनाली पेट्रो कोई बहुत ज्यादा इस समय रिस्की बेट नहीं है, निवेशित रह सकते हैं। यहाँ से आपको और अब रमेश हैं अपने सवाल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हो सकता है कि 10 से 20% का रिटर्न जरूर मिले। रखते हैं, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? ONGC 275 शेयर्स है, 385 में लिए हुए। ओके। और त्रिवेणी ग्लास 1000 शेयर लिए हुए 19 रुपीज में। क्या करना चाहिए? ONGC और त्रिवेणी ग्लास, हाँ दोनों में ही नुकसान हो रहा है रमेश जी, आपको लगता है? हाँ, दोनों में चलिए नुकसान। नीरा, ONGC है और रमेश जी के पास त्रिवेणी ग्लास है, दोनों में ही नुकसान पर बैठे हुए हैं। एक एक करके इन दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर के बारे में जरा समझाइए और रमेश जी के लिए क्या सलाह होगी मैम? देखिए, ONGC का चार्ट तो बहुत धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाई जा रहा है। इसमें काफी सारे सपोर्ट जोन अपनी तोड़ के यहाँ पर खड़ा हुआ है अराउंड 300 के पास। लगता है कि शायद 300 पे ये एक सपोर्ट लगा ले। अगर 300 का सपोर्ट लगा लेता है तो ऊपर जा सकता है, पर ऊपर मुझे लगता है कि 330 पर वापस एक सेल ऑफ आ सकता है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो अगर यहाँ पर होल्ड करना है तो 300 रुपीज का सिर्फ स्टॉप लॉस रखिए, और अगर 330 के पास जाता है तो मेरे हिसाब से उस रेजिस्टेंस को बहुत केयरफुली वॉच करिए। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो वहां पर से क्विट करके किसी और अच्छे शेयर में निवेश करिए। यहाँ पर इसको स्टॉप लॉस पे होल्ड करिए। त्रिवेणी ग्लास जो स्टॉक है वो भी काफी नीचे की तरफ लुढ़क रहा है। जी जी नीरा जी, आप बिल्कुल सही जा रहे थे। मैं बस ONGC का स्टॉप लॉस आपसे एक बार पूछ रही थी और फिर त्रिवेणी के बारे में समझा दीजिए। एक रिमाइंडर ONGC के स्टॉप लॉस का दे दीजिए ना। देखिए, स्टॉप लॉस रखने का है 300 रुपीज के, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होएगा। अगर वो 2 दिन उसके नीचे बंद होता है तो क्विट करिए और किसी अच्छी कंपनी में निवेश करिए। साथ ही नीरा, त्रिवेणी ग्लास के बारे में आप बता रही थी, इसके चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं? नुकसान हो रहा है इन्हें यहाँ पर भी? देखिए, फिलहाल तो ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका एक सपोर्ट जोन है अराउंड 12 रुपए के आसपास का, वो काफी अच्छा लगता है। 12 रुपए के सपोर्ट जोन पे हम इसको होल्ड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऊपर बनता है अराउंड 16 रुपीज का। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो जरूर ये स्टॉक 19 रुपीज के पास जा सकता है, जो कि इनकी खरीदारी है। वहां पर इनको क्विट करके किसी और अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक सौदा आपका में, लेकिन आप जल्दी से वापस आइए क्योंकि इस ब्रेक के बाद भी शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहने वाला है। विजय चोपड़ा, ज्योत्सना जी का SMS शामिल करते हैं पुणे से। ये SMS इन्होंने भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि मैरिको काया में इन्हें क्या करना चाहिए। 245 शेयर हैं इनके पास मैरिको काया के, जो इन्होंने 2000 रुपए में खरीदे थे। 365 रुपए के नुकसान में बैठी हुई हैं। नीरा, मैरिको काया, इसकी चार्ट स्ट्रक्चर देखकर बताइए कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? ज्योत्सना जी को क्या कहना चाहेंगे आप? चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बना हुआ है। इनफैक्ट ये 2300 के पास जाकर इसने छोटा सेल ऑफ जरूर दिया 1500 के आसपास का, तो यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है इसको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए। अगर 1500 के नीचे 2 या 3 दिन ब्रेक होता है तो ही क्विट करने की सोचिए, अदरवाइज होल्ड करिए। ऊपर रेजिस्टेंस इनकी बाय लेवल पे ही बनता है 2000 के। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे टारगेट नजर आते हैं अराउंड 2250 के। इसको होल्ड करिए। गणेश जी से बात करूंगी मैं, मुंबई से जुड़े हमारे साथ। गणेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए सर, कौन सा शेयर है आपके पास? अरे मेरे पास देना बैंक है 54 के रेट के लिए।
64 में लिए हैं। कितने शेयर है, किस क्वांटिटी में है सर आपके पास? 2000। 2000 शेयर है। विजय, दीना बैंक की लिस्ट में आपको ये कैसा लगता है? क्या सलाह देना चाहेंगे गणेश जी को, क्या करना चाहिए? 15 रुपए 10 पैसे पर शेयर लॉस है इन्हें अभी फिलहाल सर। देखिए, मैं कहूँगा कि बैंक ने कुछ खास अभी तक किया नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने कुछ भी इसके फाइनेंशियल्स में कोई मेजर चेंज नहीं देखा। इसके जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें कोई बहुत मेजर बढ़ोतरी नहीं देखी, और कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत जो एसेट क्वालिटी है उसको लेके भी कंसर्न्स हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी इनको कोई रैली मिलती है इसमें से निश्चित रूप से बाहर आए। प्रॉबेबली यू कैन गेट इनटू एन ICICI और यस बैंक, जो कि एक ज़्यादा बेटर बेट्स हैं। एक्सिस बैंक इज़ अ फार बेटर बेट। तो इसमें से आप अपना पैसा निकालिए और किसी ऐसे बैंक में डालिए जहाँ पर आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और आप मेरे साथ हैं धीम पालघर से। धीम जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? रिलायंस पावर है 2500 150 की बाई। ओके, और आपका नजरिया लंबी अवधि का है? हाँ, नेचुरली अब इतना लास्ट ऑफ ऑलमोस्ट 65% माइनस में चल रहा हूँ। तो आप लोग बताएं कि पावर के बिना तो भारत चल नहीं सकता, तो आप लोग थोड़ा बताएं कि क्या इसमें करना चाहिए। बिल्कुल, और रिलायंस पावर की खबर एक जो अभी 2 दिन पहले सुर्खियां बटोर रही थी कि कैसे ये एक अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट से भी निकले हैं। विजय, पावर के बिना सच में देश नहीं चल सकता है, पावर की बहुत जरूरत है। और अगर रिलायंस पावर के शेयर हैं धीम जी के पास, आप इन्हें क्या सलाह देंगे? पूरे पावर सेक्टर पर क्या व्यू है सर? देखिए, प्रियंका बहुत सही बात बोली इन्होंने, पावर के बिना भारत नहीं रह सकता। मगर कहीं ना कहीं जो भी पावर कंपनीज हैं इंडिया में वो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना रही हैं। अगर कुछ एक मेरे को पावर सेक्टर में अच्छा लगता है तो टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर हम कुछ पैसा लगा सकते हैं। रिलायंस, जैसे मैंने पहले कहा, अनिल अंबानी पूरी की पूरी फैक्ट है। मुझे कहीं ना कहीं जो 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 कर्जे ले रखे हैं इस पूरे समूह ने, उसके चलते हुए मुझे काफ़ी डिस्कम्फर्ट है। और रिलायंस पावर भी उससे अलग नहीं है, अछूता नहीं है। हालांकि इन्होंने काफ़ी अपने पावर प्लांट्स कमीशन किए हैं, वहाँ पे पावर बननी शुरू हो गई है और ग्रिड में भी जा रही है। मगर मेरे हिसाब से इसको बहुत समय लगेगा इसकी बैलेंस शीट को नॉर्मल होते हुए, प्रॉफिटेबल होते हुए। अगर किसी भी निवेशक को पैसा बनाना है मार्केट्स में तो ऐसी बैलेंस शीट से पैसा डालें जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी हो। एक थंब रूल है कैपिटल मार्केट्स का कि जहाँ पर भी प्रॉफिट दिखता है तो वो कंपनी आपको ज़्यादा आपके पैसे को बढ़ा सकती है, आपको डिविडेंड दे सकती है। तो ऐसी कंपनी में जहां पर प्रॉफिट बन ही नहीं रहा है तो वहां पर नो डाउट बहुत सारे कंसर्न्स हैं और अनकंफर्टेबल डेट है इसकी बैलेंस शीट पे। तो प्रियंका, मैं तो यही कहूंगा कि जिस भी रैली में आपको मौका मिले आप इसमें कृपया बाहर आइए। और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आती रहती हैं। जब भी बाजार में करेक्शन होता है बहुत अच्छी वैल्यूएशंस हो जाती हैं, तो वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुसुम जी से अब मैं बात करने वाली हूँ, ये भी मुंबई से ही है। कुसुम जी गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरे पास सन स्पार्क का 100 शेयर थे 500 रुपीज का। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, अभी एवरेज कर सकते हैं? ऑल राइट, तो आप और ऐड करना चाहती हैं और लग रहा है ये स्तर क्या सही स्तर है 401 रुपए का, जिसमें एवरेज करें। विजय, लॉन्ग टर्म है इन्वेस्टर है, पहले ही कुसुम जी ने क्लियर कर दिया। स्पार्क के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एवरेज करने के लिए ये सही समय हो सकता है? बिल्कुल, आप एवरेज कर सकते हैं। सन फार्मा का रिसर्च आर्म है ये कंपनी, और जो भी कंपनी की आगे बढ़ोतरी होती है किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी की तो वो रिसर्च बेस्ड होती है। मुझे लगता है जिस तरह से सन फार्मा अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है ग्लोबली और इंडिया में भी जिस तरह से एक्विजिशंस कर रहा है, रैनबैक्सी का एक्विजिशन किया, काफ़ी होम ग्रोन ब्रांड्स हैं उनके जो कि बहुत स्ट्रांग है, जेनरिक्स में बहुत स्ट्रांग हैं, और जो इनका रिसर्च विंग है वो स्पार्क है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं। विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर मैं कहूँ तो इसका 650 का भाव मैं टारगेट दे सकता हूँ अगर कोई 1 से 1.5 साल की अवधि तक इसमें बना रहे। तो डेफिनेटली इसमें कोई हर्ष नहीं लगता। अभी जब भी करेक्शन में आपको ये मिलता है तो आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। तो कुसुम जी बिल्कुल सही चॉइस है। विजय जी को भी अच्छा लग रहा है ये जो आपने स्पार्क को चुना है अपने पोर्टफोलियो में। वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शेयर ऊपर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहने वाला है। वापस आइए। 78%
और आय में 15% की बढ़त देखने को मिली है। और इस पर और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं कंपनी की CMD डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ। डॉक्टर शॉ, बहुत स्वागत है आपका। अब सबसे पहले तो बधाई इतने अच्छे नंबर्स के लिए, लेकिन समझना चाहेंगे ये क्वार्टर कैसा रहा है करती है, और कुछ बिजनेसेस में आपने कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स भी देखा है, तो आप इसको इस क्वार्टर में हमने काफी बढ़ाई देखी है, जैसे कि हम है आपके ओवरऑल बिजनेस के लिए, खासतौर पर बायोकॉन जो R&D पर इतना इन्वेस्ट um, 27% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा है। और अगर आप अपने हमारे रिसर्च सर्विसेज बिजनेस को एनुअलाइज्ड तरीके से देखते हैं तो 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उन्होंने दिखाया है। हमारे जो बायोफार्मा बिजनेस है वो भी ग्रोथ तो दिखाया है, लेकिन थोड़ा सा कम ग्रोथ दिखाया है, क्योंकि इसमें हमने काफी कंस्ट्रेंट्स भी हमने अफसोस किया है, क्योंकि इस फिस्कल में हमारे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स काफी थी, और वो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हमने अभी ठीक किया है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अरेंजमेंट्स किया है जिससे हमारे कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और FY16 में अभी हम समझते हैं कि ये कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हमारे जो काफी प्रोडक्ट्स में थी वो अभी निकल जाएंगे। और दूसरी हमारी एक चैलेंज कंस्ट्रेंट को टैकल करने के लिए जी, और हमारी एक दूसरी जो चैलेंज थी वो थी मिडिल ईस्ट मार्केट्स। उसमें हमारे लिए हमें बहुत क्रेडिट रिस्क थी, और ये हम अब आइंदा हम ये समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि और मार्केट में हम फोकस करें। और हमने आपसे शेयर किया था कि मेक्सिको में हमारा ग्लाडजीन को अप्रूवल मिला है, तो अब हम मेक्सिकन मार्केट की टेंडर में हम अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इफ यू लुक एट इट ओवरऑल, हमारा जो बिजनेस है वो एक्सट्रीमली स्टेडी बिजनेस है, रोबस्ट बिजनेस है। और अगर आप इस क्वार्टर और इस साल को अगर आप R&D स्पेंड्स अगर आप एक्सक्लूड करते हैं, तो एट एन ऑपरेशनल लेवल वी हैव बीन वेरी सस्टेन्ड। बट इवन अगर आप R&D कॉस्ट भी आप इंक्लूड करते हैं, तो वी हैव टू लुक एट इट वेरी पॉजिटिवली, क्योंकि R&D इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोकॉन के लिए। और इस साल हमारी एट अ ग्रॉस लेवल हमारी R&D स्पेंड्स 169 करोड़ से 329 करोड़ तक पहुंच गई है। और वो नंबर जो मैं शेयर कर रही हूँ एट अ नेट लेवल ऑल्सो 131 से 169 तक पहुंच गई है। तो दिस इज टू बी टेकन इन अ वेरी पॉजिटिव वे, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ दिस स्पेंड इज टुवर्ड्स बायोसिमिलर्स, और ये बायोसिमिलर्स की जो सेगमेंट है जी मैम, आपके क्रैम्स बिजनेस ने अच्छा प्रदर्शन दिया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कंपेयर टू सिंजीन। अब यहाँ से आप लॉन्ग टर्म पिक्चर को किस तरह से नंबर्स आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि सिंजीन इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू गो टू, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द फ्यूचर। जी फ्यूचर उनका ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। जी, मैक्सिकन मार्केट का आप लोग रुक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी मलेशियन फैसिलिटी के बारे में समझना चाहूंगी। क्या अपडेट है यहाँ पर? यहाँ से कब तक प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद रखी जाए? जी जी, तो ये मलेशियन कैपेसिटी जो हमने अभी ऑपरेशनलाइज की है वो अब क्वालिफिकेशन फेज पे है।
तो उसका मतलब है कि आफ्टर अ फ्यू मंथ्स हम इंस्पेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा अब समझ में ये है कि द फर्स्ट फ्यू इंस्पेक्शंस विल कम फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स और उसके बाद डेवलप मार्केट से इंस्पेक्शंस आएंगे यूएसएफडीए और ईमिया से। तो हम समझते हैं कि उसके बाद हम बोथ इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपमेंट मार्केट्स में हम सप्लाई कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब, सिंजीन के आईपीओ पर क्या काम सब कुछ ट्रैक पर चल रहा है? जी, हमने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस 22 अप्रैल को हमने फाइल किया है और हम समझते हैं कि बाय जून वी शुड गेट द रेगुलेटरी अप्रूवल्स फ्रॉम सेबी एंड एफआईपीबी और उसके बाद हम जुलाई में हम लिस्ट कर सकेंगे। जी मैम, और साथ में ये भी समझना चाहूंगी, आपने कहा कि जो R&D स्पेंड है इसको लेकर के आपको लगता है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह आप इसे देख रही हैं, तो FY16 में भी हम इसी तरह का एक्सपेंडिचर बायकॉन से होते हुए देखेंगे R&D की तरफ? होना ही चाहिए क्योंकि हमारे काफी प्रोग्राम्स फेज 3 में हैं और अगर वो फेज 3 में एडवांस हो रहे हैं तो इंक्रीज R&D स्पेंड आपको देखना ही पड़ेगा। वो अगर नहीं होएगा तो आपको समझना चाहिए कि these advancements are not taking place at a high rate. So I think R&D spends, R&D increase is a very important signal of the progress we are making towards getting to the market. जी, और साथ ही में आपका जो लॉन्च है जेनरिक इंसुलिन का, जिसमें RH इंसुलिन और ग्लैग्रिन शामिल है जो कि फेज 3 ट्रायल्स पे हैं, इनको लेकर के किस तरह का अपडेट है, इन पर किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है? तो इंसुलिन ग्लार्जिन इज इन अ वेरी एडवांस स्टेज ऑफ फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। हमारी एक दूसरी बायोसिमिलर प्रोग्राम भी है ट्रास्टुजुमैब, वो भी बहुत ही एडवांस्ड है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में और दूसरे प्रोग्राम भी अब फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स पे बहुत करीब है। और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट से निपटने के लिए अब बायकॉन की क्या तैयारी है? अगले क्वार्टर को आप कैसे टैकल करने वाली हैं, किस तरह फोकस रहने वाला है? तो ये कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स की क्षेत्र में हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अरेंजमेंट्स काफी कंपनी से की है, बोथ इन इंडिया एंड ओवरसीज। तो इसी के वजह से हम समझते हैं कि हमें ये कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स अब नहीं होगी। जी शुक्रिया डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ हमारे साथ ही बायकॉन के शानदार नतीजों पर बात करते हुए। कंपनी का R&D स्पेंड कहीं से भी नहीं घटने वाला है। मिडिल ईस्ट को लेकर जरूर थोड़ा सा पेन इनके लिए इस क्वार्टर में रहा है, लेकिन अब नजर है मैक्सिकन मार्केट में और 12 से 18 महीने में हम मलेशियन फैसिलिटी से प्रोडक्शन शुरू होते हुए देखेंगे। तो बायकॉन के शानदार नतीजे और इसी वजह से आज हम बायकॉन में भी एक तेजी देख रहे हैं। 2% के तेजी के साथ कारोबार कर रहा है बायकॉन का शेयर। अच्छे नतीजे, अच्छा मुनाफा। साथ ही अब बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पर सरकार तेज रफ्तार से काम बढ़ा रही है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के मुताबिक अब राज्यों को इसके लिए नियम जारी करने हैं। उन्होंने ये भी बताया कि स्मार्ट सिटी के लिए 14 से 15 विदेशी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ। कारण क्या है, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट को स्वीकृति दिया और ये अर्बन रिजर्वेशन नया मिशन को भी स्वीकृति दिया और जो पुराना हाउसिंग जो पेंडिंग है उसके लिए भी स्वीकृति मिला है और हृदय हेरिटेज ऑगमेंटेशन डेवलपमेंट योजना इसके लिए भी स्वीकृति मिला है और अर्बन डेवलपमेंट और तेजी पकड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। तो सर कब तक से जो आपने कॉन्सेप्ट नोट आपने तैयार किया है, जो स्टेट्स के साथ आप लोग उसमें डिस्कशन कर रहे हैं, वो कब तक फाइनलाइज स्टेज में? ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया। अभी केवल गाइडलाइंस स्टेट्स को इश्यू करना, कैबिनेट ने जो निर्णय दिया वो निर्णय के आधार पर स्टेट्स को गाइडलाइंस जारी करना है। जरूरी है ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिल जितना जल्दी हो सके तो उतना जल्दी पास कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसमें विपक्ष पर लगातार मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करना चाहता हूं, मगर सचमुच में इसको चर्चा करके पारित करना था, मगर लोग ने कहा इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजो। मैंने कहा भाई आपस में चर्चा करेंगे, इससे मैं आगे बढ़ा नहीं, मगर इसको मैं आने वाले दिनों में इसको लाने वाले हूँ दोबारा। वक्त हो गया
ब्रेक का हम अभी हाजिर हो रहे हैं सौदा आपका में एक छोटा सा ब्रेक लेकर। शांति नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप हमारे मार्केट एक्सपर्ट से? नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, बताइए। मैडम मेरा LIC और सावरिया आई लिमिटेड। LIC है राइट? हाँ, LIC हाउसिंग। हाँ, LIC हाउसिंग। हाँ, क्या जानना चाहते हैं LIC हाउसिंग के बारे में? लिया। अच्छा, 494 में एक लॉट लिया है। अब आगे क्या करेंगे नीरा जी? LIC का इनके पास एक लॉट है 494 का, क्या सलाह होगी मैम? देखिए स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है फिलहाल, मगर अगर इनको होल्ड करना है तो एक फिक्स स्टॉप लॉस जरूर रखिए 420 का। रैली जरूर दे सकता है, अगर 450 को ब्रेक होता है तो इसमें अराउंड 490 500 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं, पर इसका रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल होल्ड करिए स्टॉप लॉस पे और रेजिस्टेंस को ब्रेक होने की वेट करिए। ऑलराइट, और आप मेरे साथ राजीव जैन है इंदौर से अपने सवाल के साथ। जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताइए किस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। मैंने करीब 15 दिन पहले वोकाट फार्मा खरीदा था 1775 में। अब एकदम से शेयर नीचे आया, अब इसके बारे में आगे क्या राय रहेगी? क्योंकि लॉन्ग टर्म रखना है कि अभी शॉर्ट टर्म में बाहर हो जाए? बिल्कुल, 560 रुपए का नुकसान उठा रहे हैं आप राजीव जी। विजय, इनको बहुत नुकसान इसमें उठाना पड़ रहा है, नहीं खरीदी है। आप इनके लिए आगे की राह क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, जो कंपनी का जो इन्होंने यूएस में जो एक्सपोर्ट किया था, कुछ माल उन्होंने रिकॉल किया है, उसके चलते हुए उस स्टॉक में क्रैक देखने को मिला है। काफ़ी प्रॉब्लम्स निकली थी उस लॉट के साथ। उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी में इश्यूज थे। इसके चलते हुए वोकाट की कहीं ना कहीं साख के ऊपर एक दाग लगा है। मैं कहूँगा कि अभी भी स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक लग रहा है स्टॉक। इतना वॉलेटिलिटी देखा है हमने, एक दिन में 450 रुपये तक करेक्ट हुआ है। मैं तो ये कहूँगा अभी थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए, मार्केट करेक्टिव मोड में है और प्रॉबेबली ये स्टॉक यहाँ कहीं संभल जाए और फिर दोबारा से ऊपर ये जाने की जरूर कोशिश करेगा, मगर इसमें समय लगेगा। तो एक बार जब स्टॉक सेटल होता है तो मैं ये कहूँगा आप थोड़ा एवरेज कर लें, अपना बाइंग प्राइस नीचे लेके आएँ, क्योंकि इतनी तेजी से दोबारा ऊपर जाना मुझे लगता है कि थोड़ा कठिन होगा वोकाट के लिए। विकास जी हैं कल्याण से। विकास नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं आप? विकास जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास आ चुका था। इनके पास है यूनिटेक के 1500 शेयर जो इन्होंने 16 रुपए के भाव पर खरीदा था, और सुज़लॉन भी है इनके पास 1000 शेयर 24 रुपए में इन्होंने खरीदा है। और समझना चाहते हैं इन दोनों के बारे में कि आगे क्या करें। नीरा जी, एक स्टॉक है इनके पास यूनिटेक का, दूसरा है सुज़लॉन। 24 रुपए खरीद का भाव सुज़लॉन का है, 16 रुपए में इन्होंने यूनिटेक खरीदा था। इन दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिख रहे हैं? देखिए यूनिटेक तो कभी कभी ऊपर जाता है, पर अब वापस वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, पर नीचे लुढ़क जाता है। फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लॉन्ग टर्म में जरूर एक सपोर्ट बनता है अराउंड 14 रुपीज के आसपास का। अराउंड 1 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 14 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए और वेट करिए क्या ये 16 रुपए का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या नहीं होता। अगर 16 रुपए रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मुझे लगता है वहाँ पर 22 का टारगेट मिल सकता है। बट 22 पे मैं कहूंगी कि यहाँ पे बहुत ध्यान से वॉच करिए, बिकॉज 22 आने पर ये वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है। तो 22 रुपीज पे अपना टारगेट बना के चलिए और 14 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। और दूसरा शायद सुज़लॉन के बारे में भी पूछ रहे थे नीरा जी। ये सुज़लॉन स्टॉक अच्छा लग रहा है, चार्ट में काफी साइडवेज मूवमेंट दे रहा है, बट अगर ये 20 रुपीज का नीचे और 26 रुपीज का ऊपर ये छोटा सा जोन है इसका आरिया पार हो जाता है तो स्टॉक उधर जा सकता है। तो 20 रुपीज के स्टॉप लॉस पे इसको होल्ड करिए, स्टॉप लॉस है। और आपको 26 रुपीज अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाता है तो जरूर मुझे 32-35 तक का टारगेट लगता है। फिलहाल होल्ड करिए 20 रुपए के स्टॉप लॉस पे और रेजिस्टेंस को ब्रेक होने की वेट करिए। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक सौदा आपका में, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आगे। 30% would be इस फंड की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो इसका इन्वेस्टमेंट मैंडेट क्या है? It is actually an equity fund and it has over a period of years since 2006 have been holding some cash, particularly during times when
valuations look expensive. So up 2006-7, if you see, we held high cash, meaning which was deployed in debt, and then 2008-9-10 it was fully invested. Similarly, last year when valuations became expensive, the fund sold out of many stocks, and they have not yet redeployed it back into the markets because valuations are still looking expensive. And that 30% is what is being held as cash. Whatever was sold out, that is being held in cash and debt instruments. But mandate is to generate long-term capital gains and dividend by investing in equities. तो इक्विटी की तरफ झुकाव ज्यादा है, इक्विटी फंड ही है जैसा कि आप बता रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, गिर रहे हैं काफी। ऐसे में आप इक्विटी में किस तरह से कॉन्फिडेंस बरकरार रखते हैं? Yeah, so right now, after reaching a high of around 30,000, markets have been declining for the past few days, which is good. Valuations are beginning to loosen up. It is still not cheap, but definitely a lot better than what it was a few weeks back. So as the markets continue to fall or specific sectors or specific stocks decline hoti hai, then we may deploy some of the cash which we hold into the equities back. Already I think our fund managers, based on my interaction with them, they seem to be slowly beginning to reinvest, and if it falls a lot more, then you will find the cash levels going down. और आपका जो सिलेक्शन होता है वो किस आधार पर होता है? क्या कुछ खास सेक्टर्स पर जोर रहता है और कौन से वो सेक्टर्स हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं अभी? No, again, if you look at our sector allocation and also look at our prospectus and the way we have managed money, you will find that quantum fund managers are very bottoms up in their approach. They don't really look at sector allocation to decide how much should be there in each sector. It will purely be a function of the valuations. So based on, again, last month's newsletter, you will find they have higher exposure to consumer discretionary, which again includes stocks which are largely from the automobile space. So they are very bullish on two-wheelers, and they continue to hold both Hero Motors and Bajaj. They also like the technology space. What they don't have at this point, I think they don't have any exposure to consumer staples, FMCG companies, or in pharmaceuticals, where they think the valuations are looking expensive. But they are positive on oil, they are positive on gas stocks, they are positive on electrical utilities, and some of the engineering companies. जी, शुक्रिया मिस्टर सुब्रमण्यम। नो योर फंड मैनेजर ने हमारे साथ जुड़ने के लिए क्वांटम एएमसी के आरवी सुब्रमण्यम थे अपने इस फंड के बारे में बताते हुए किस तरह के सेक्टर्स को इन्होंने सिलेक्ट किया है और क्यों सिलेक्ट किया है। तो सौदा हफ्ता में मेरे साथ इतना ही, मुझे भी यहीं इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की सारी हलचल कमोडिटी राउंड अप में।